Hello everyone. I am thinking to start this revision series. Do let me know what you think about it in the comments down below. So let's start from the first point. So method for collecting origin and destination data. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जनरली ये पॉइंट्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रहेंगे ताकि हम रिवीजन कर पाएँ, इससे आसानी होगी हमें। तो जो कल आपको पता है जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो जैसे ये लाइसेंस प्लेट मेथड, रोड साइड इंटरव्यू, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, तो नाम तो हम सबको पता ही रहते हैं, आपको भी पता ही है। तो इसमें जनरली कैच क्या है इस पॉइंट में कि हमसे कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से मेथड हैं, वो जनरली ये पूछेगा कि जैसे किसी स्मॉल एरिया का हमें क्या बोलते हैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा निकालना है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड जो है प्रेफर करेंगे। तो स्मॉल एरिया के लिए हम लोग लाइसेंस प्लेट मेथड यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हमें क्विकली ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा जो है निकालना है, मतलब पता करना है, तो उसके लिए हम लोग रोड साइड इंटरव्यू वाला जो है रोड साइड इंटरव्यू वाला मेथड जो है यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे जाहिर सी बात है, आप भी समझ ही रहे हैं, मान लीजिए आप रोड से कहीं जा रहे हो, कोई रोक के, आप अपने किसी काम से जा रहे हो, कोई आपको रोक के इंटरव्यू करने लगे, तो इट्स अनोइंग एंड वेरी टाइम टेकिंग काइंड ऑफ प्रोसेस। तो ऐसे है। तो लाइसेंस प्लेट मेथड बहुत स्मॉल एरिया के लिए, रोड साइड इंटरव्यू आपका क्विक, अगर आपको क्विकली कोई डेटा जो है इकट्ठा करना है, कोई डेटा तुरंत आपको चाहिए, उस मतलब डेटा जैसे बहुत क्विकली जनरेट हो जाता है। फिर तीसरा आपका आता है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। तो जो जिस क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये डेटा लिखा था उसमें बेसिकली यही पूछा था कि जैसे मान लीजिए बहुत हैवी ट्रैफिक है और हमारे पास, देखिए रोड साइड इंटरव्यू क्या है ना कि इंटरव्यू वाले में हमें स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत होगी, लेकिन रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में क्या है कि हमारे पास अनस्किल्ड पर्सनल भी होगा तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वाला मेथड है जिसमें हमें अनस्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत रहती, मतलब अनस्किल्ड पर्सनल भी रहे तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो वो हो जाएगा रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक प्लानिंग। हाँ, तो साइंटिफिक प्लानिंग मतलब जैसे किसी भी, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि जैसे मान लीजिए हम किसी टाउन की या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है या हमारा जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो मतलब जो हमें डेटा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का कि कौन सी रोड कहाँ से किधर कनेक्ट होनी चाहिए, तो वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये था कि ये हमारा जो है ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो डेटा हम लोग निकालते हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए ये वाली पूरी प्लानिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट का ये यही था इसका क्रक्स पॉइंट। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है इसमें है कि विद मैक्सिमम इंक्रीज इन स्पीड। तो जैसे जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे स्पीड हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो रोड की कैपेसिटी होती है, जो रोड की कैपेसिटी है जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो पहले तो इंक्रीज होगी कैपेसिटी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पे व्हीकल्स चल रहे हैं। ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोग कर लेंगे मुझे पता है, बट स्टिल ऐसे ही दिखा तो मुझे, तो मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे हमारी कैपेसिटी पहले तो इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है। जैसे आप सोच रहे हो ना, जैसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हाई स्पीड में चल रहे हैं, बट एट सर्टेन पॉइंट एक एक थ्रेशोल्ड लेवल रीच करने के बाद ये जो है कंजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने यही बताया कि विद इंक्रीज इन स्पीड, तो जो उसका इफेक्ट क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रोड पे क्या पड़ता है, तो पहले तो कैपेसिटी इंक्रीज ही होती है जब स्पीड ज़्यादा होती है व्हीकल की, बट अल्टीमेटली एट द एंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल जो स्पीड जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अरे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, पहले तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी फिर कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेड स्लो। तो ये जो है ये डायरेक्टली है कि डेड स्लो क्या होता है। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, आप काफ़ी जगह दिख जाएगा, आप जब पढ़ाई करेंगे या आप रिवीजन करेंगे। तो डेड स्लो बेसिकली हम लोग को क्या लगता है ना कि ये इन्फॉर्मेटरी साइन होगा, बट ऐसा नहीं है, ये एक रेगुलेटरी साइन है। डेड स्लो का मतलब क्या होता है, डेड स्लो कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के पास कहीं पे डेड स्लो, इसका मतलब बेसिकली हो गया कि यहाँ पे इस एरिया में आपको धीरे चलाना है। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में क्या होता है कि बच्चे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आप धीरे चलो। जहाँ पे ऐसे लोग हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा एक होता है ना उतने, जैसे हम लोग हैं, एडल्ट नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, या मान लीजिए जू वू के पास या वहाँ जानवर वगैरह है, तो ये जो डेड स्लो का साइन है ये आपको वैसी जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक रेगुलेटरी साइन है, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक इन्फॉर्मेटरी साइन नहीं है, रेगुलेटरी साइन है। जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे आपको धीरे चलना ही पड़ेगा, वहाँ आप एक सर्टेन स्पीड में ही चल सकते हैं। आप उससे तेज़ चलेंगे तो कहीं जहाँ पे रूल्स भी होता है कि आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, तो एक तरीके से ये होता है एक रेगुलेटरी साइन है। ये आप बेसिकली याद रखो कि जो डेड स्लो है वो एक रेगुलेटरी साइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पॉट स्पीड।
तो बेसिकली ये पूछेगा आपसे कि जो मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछेगा कि इसमें से कौन-सा मेथड है जो स्पॉट स्पीड मेज़र करने के काम नहीं आता है, या स्पॉट स्पीड इससे मेज़र नहीं किया जा सकता। हमको ये सारे पता होने चाहिए कि एनोस्कोप और आपका लूप डिटेक्टर और प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, तीनों की तीनों से हम लोग जो है स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता होने चाहिए कि एनोस्कोप, लूप डिटेक्टर और प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, तीनों से हम जो है स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सूटेबल शेप होता है किसके लिए, जैसे जो आपका रोटरी है, रोटरी आपको पता ही है कि रोटरी की सर्टेन लिमिट्स भी होती है। रोटरी हम कब डिज़ाइन करते हैं कि या तो आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल हो वो कितने हो, उसमें 500 हो, और जो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 3000। ठीक है, तो पर आर का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पर आर, पर डे नहीं, पर आर रहता है। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट है इसमें सुटेबल शेप ऑफ रोटरी आइलैंड। हाँ, तो इसमें जब ये पूछा गया था कि मान लीजिए दो इंपॉर्टेंट रोड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस टाइप उस चीज़ के लिए हमारा जो कौन सी रोटरी जो है सबसे सुटेबल रहेगी, तब तो सर्कुलर रहेगी, नो डाउट, सबको पता भी है। बट अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रोड है, तो उस केस में हमारे पास जो है रोटरी आइलैंड कौन सी वाली जो है किस शेप की सुटेबल, किस शेप की जो है सुटेबल रहेगी, तो हम उसके लिए टेंजेंट वाली लगाएंगे। ठीक, ऑप्शन में मतलब आंसर हम टेंजेंट वाला चूज करेंगे। उसके बाद आपका है कि इंटरचेंज रैंप एट ग्रेट सेपरेशन। तो ये देखिए, ये आपके रैंप्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे, हॉस्पिटल में, ये जो रैंप्स होते हैं, तो ये रैंप्स के बेसिकली टाइप हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको पता रहेगा तभी। अब ये देखो 3 टाइप के होते हैं: डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप, सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज और इनडायरेक्ट इंटरचेंज। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि राइट साइड का मर्ज होके अगर राइट साइड में ही मतलब राइट साइड से डाइवर्ज होके राइट साइड में ही मर्ज हो जाता है, तो आपका हो जाता है डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप। ठीक है, व्हीकल अगर राइट से डाइवर्ज होकर राइट में ही मर्ज हो जा रहा है, तो वो जाता है डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप। देखिए कितना सिंपल सा है ना, जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्ट से ही आप निकले कहीं पे और डायरेक्ट में जाके मर्ज हो, तो डायरेक्ट रैंप ही हुआ ना। अब इनडायरेक्ट क्या होगा कि अगर आप इनडायरेक्ट में क्या होगा कि डाइवर्ज टू इट्स लेफ्ट एंड मर्ज फ्रॉम लेफ्ट, है ना। जैसे मान लीजिए देखिए क्या होता है ना कि हाँ, तो देखिए क्या है, जैसे डायरेक्ट इंटरचेंज में क्या हो रहा है कि व्हीकल जो है आपका राइट साइड से डाइवर्ज होकर राइट साइड में ही मर्ज कर जा रहा है। ठीक है, डाइवर्ज व्हीकल डाइवर्ज इनटू राइट साइड एंड मर्ज फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, सेमी डायरेक्ट में क्या होता है आपका कि डाइवर्ज करता है लेफ्ट साइड से और मर्ज करता है फ्रॉम राइट से। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि डाइवर्ज टू इट्स लेफ्ट एंड मर्ज फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट तरीके से डेटा है। ठीक, फिर उसके बाद आता है डक्टिलिटी वैल्यू। डक्टिलिटी वैल्यू बिटुमेन में जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप समझ गए डक्टिलिटी वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि जैसे वो 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया कि हार्डेस्ट ग्रेड बिटुमेन का कितना होता है, 30/40 mm होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऊपर 30 जो होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है, 40 जो होता है इसका पेनिट्रेशन वैल्यू होता है। फिर आता है प्लिंथ हाइट। तो प्लिंथ हाइट कितनी होनी चाहिए, 300 mm टू 600 mm। ये सब डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन, अगर आपको याद होंगे तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है, ये आपको पता है, ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है कि इसमें ई मिनिमम निकालने के लिए देता है, आरसीजी का क्वेश्चन है। फिर ई मिनिमम जो हमें निकालना था मैक्सिमम लेते हैं इनमें से किसका, L/500 और D और B/30 और 20 mm, इनमें से जो मैक्सिमम आता है उससे हम लोग लेते हैं मिनिमम। इसमें L क्या होता है, L आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है, D और B क्या है, लेटरल डायमेंशन है। कभी कभी क्या करेगा, आपको डी और बी लिख के पूछेगा कि ये डेप्थ है कि क्या है, मतलब डी क्या है, तो आपको याद रखना है कि आपको ऑप्शन में लेटरल डायमेंशन ही चूज करना है। ठीक है, तो इससे आपका ई मिनिमम या कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रापेजॉइडल है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, सबका जो है कंडीशन होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर की क्या कंडीशंस हैं कि जो उसकी विथ होती है वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसका हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द डेप्थ होना चाहिए। ठीक, तो इसकी रेक्टेंगल जैसे हम लोग इकोनॉमिकल सेक्शन जो है बनाना चाहते हैं, तो आपका जो इकोनॉमिकल सेक्शन है ना, वो रेक्टेंगल शेप अगर हम बनाते हैं तो उसकी ये दो कंडीशन उसे फुलफिल करना चाहिए। ठीक,
ऐसे ट्रेपेजॉइडल की करना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपको पता है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फिर सेकंड आपका क्या है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में क्या होता है, इसमें इसमें भी आपकी जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो डेप्थ के हाफ ही रहेगी। आर इज इक्वल्स टू क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है, डी इज इक्वल्स टू क्या आपका डेप्थ है, ठीक है। तो लेकिन जो आपका ये दूसरा कंडीशन जो है ट्रेपेजॉइडल का, मतलब पहला कंडीशन जो है, ये हाफ ऑफ टॉप विथ इज इक्वल्स टू स्लोपिंग साइड। जैसे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कैसा होता है, जैसे हम आपको बताते हैं क्या है ट्रेपेजॉइडल, ये है ना, ये आपका ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। इसमें बोल रहा है हाफ ऑफ टॉप विथ। अब जैसे जो ट्रेपेजॉइडल है वो ऐसे ही होगा ना, तो इसका मतलब ये हाफ, हाफ ऑफ टॉप विथ का हाफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द टॉप विथ इज इक्वल्स टू स्लोपिंग साइड, मतलब दिस, यानी कि जैसे जब आप इसे फॉर्मूले से निकालेंगे, आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि क्या कहते हैं उसे, हाफ ऑफ साइक्लो है, जैसे इसको आप कंप्लीट कर दोगे ना, तो ये ऐसे देखिए, मैं बताती हूँ पूरा कैसे बनेगा ये पूरा। ये आपका पूरा जो है ना, ऐसे पूरा शेप बनता है, ये पूरा शेप बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये रहता है, जैसे हाफ आपका जो टॉप विथ है, ये इसका हाफ इज इक्वल्स होना चाहिए दिस स्लोपिंग साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो है ना इसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ द टॉप विथ इज इक्वल्स टू द स्लोपिंग साइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस है वो जो है ना हाफ होनी चाहिए डेप्थ के, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में कंडीशन क्या है कि जो उसका साइड स्लोप इंक्लिनेशन होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसकी जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो क्या होती है, डी अपॉन में 2/√। देखिए, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो आर का फॉर्मूला भी होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू A/P। ए हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्शन, और पी होता है हमारा वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर नहीं, वेटेड पेरीमीटर। तो या तो आप निकाल लो, नहीं तो आप याद कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, पर याद रहेगा तो आपका टाइम सेव होगा। फिर सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है कि, हाँ, तो सर्कुलर सेक्शन में होता है डी इज इक्वल्स टू 0.81 डी होता है, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू क्या है, डी इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो, और जो कैपिटल डी है वो हमारा क्या है, डाया ऑफ द चैनल है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको पता ही होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 0.81 डी लेते हैं, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कितना लेते हैं, 0.95 डी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पूरा डेटा याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेथड व्हेन नंबर ऑफ मेंबर, हाँ, देखिए आपको पता है कि जो ट्रस होता है ना, ट्रस में हमारे मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन तो हमें सब कुछ हमें पता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए मेथड ऑफ सेक्शन का भी लिमिटेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं ट्रस्ट में, तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल साइज़ होना चाहिए मैन होल का वो कितना होना चाहिए, मतलब कितना होता है नॉर्मल साइज़, पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो आपको पता होगा तो ही आप टिक कर पाओगे। जैसे मान लीजिए 700 इंटू 700 mm दे देगा, 500 इंटू 500 mm दे देगा, 1000 इंटू, तो आपको पता रहेगा तभी आप 1000 इंटू 1000 mm लगा पाएंगे। फिर लोकेशन क्या होती है मैन होल प्रोवाइड करने की, तो जहाँ पे भी चेंज ऑफ ग्रेडियंट आ रहा हो, चेंज ऑफ बेंड, मतलब जहाँ पे भी बेंडिंग हो, या मान लीजिए जंक्शंस हैं, या मान लीजिए सीवर का डायमीटर चेंज हो रहा है, तो उन लोकेशंस पे हमें मैन होल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी कंडीशन याद रखनी चाहिए कि मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये चारों के चारों पूछ सकता है कि चेंज ऑफ ग्रेडियंट होना चाहिए, बेंड, या मतलब जैसे जहाँ पे पाइप बेंड हो रही है, ठीक है, सेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ से वहाँ, तो ये भी है जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा हो, जहाँ पे क्या बोलते हैं आपका सीवर डायमीटर चेंज हो रहा हो, ये सारे केसेस भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सॉइल पाइप डायमीटर, मतलब जो हाउस ड्रेनेज में, जो हाउस ड्रेनेज जैसे हम अलग अलग चीज़ के लिए पाइप यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये होती है वेंट पाइप होती है, एक होती है आपके वाटर वेंट पाइप हो गई, सॉइल पाइप हो गई, तो ये अलग अलग टाइप की जो पाइप होती है, इसमें जो सॉइल पाइप का डायमीटर होता है मिनिमम कितना होता है, 100 mm होता है, ये हमें डाटा याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको रखने होते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो कैसे किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, जैसे दो एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, काफ़ी बार हर जगह पूछता है। तो इसका आपका दो ही है
कि डायरेक्ट मतलब इसको रेंजिंग कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है। और रेंजिंग दो तरीके से करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग कब कहते हैं, जब हमारे एंड जो है वो इंटरविजिबल होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट रेंजिंग कब करते हैं, जब एंड्स जो है इंटरविजिबल नहीं होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये दो पॉइंट है, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये दो कोई बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करना, वो क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें से डायरेक्ट क्या होता है, जिसमें एंड जो है इंटरविजिबल होते हैं वो होती है डायरेक्ट, जिसमें एंड इंटरविजिबल नहीं होते हैं वो होती है इनडायरेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट, ये देखिए वुडन पेग्स, ये हमें पता ही है सर्वे का है। तो वुडन पेग्स में क्या होता है कि वुडन पेग्स कैसे होते हैं देखने में, ये आपका देखिए मैं बताती हूँ कैसे होता है। ये लकड़ी का होता है, इस तरीके से कुछ होता है ना, ये इस तरीके से होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 50 टू 19 सेंटीमीटर, 15 से 19 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जिसका ये वाला एरिया होता है, ये कोनिकल एरिया, मतलब ये जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरीके से इतना होता है। तो कभी कभी वुडन पेग की साइज़ या लेंथ पूछ लेगा तो उसके लिए डेटा है कि 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 15 इंटू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, फिर इसके देखिए ये पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि क्लैंप बनने में जो ब्रिक्स होती है वो कितने डिग्री पे लेट की जाती है, 15 डिग्री पे लेट की जाती है। फिर ये जैसे कॉलोवियल है और टैलस है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ कॉलोवियल और टैलस और ड्रिफ्ट, इन मतलब बेसिकली देखिए बाकी तो हमें याद ही रहती है, लेकोस्ट्राइन हो गई आपकी, मरीन हो गई, और ग्लेशियल हो गई, एलो क्या बोलते हैं उसको, एओलिन हो गई। ये हमको भी पता रहता है कि कौन सी वाली क्या है। इन इस नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो तो ये आपको हमें कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ता है कि कॉलोवियल और टैलस में क्या होता है। कॉलोवियल और टैलस जो है वो आपकी ग्रेविटी बेस्ड है, और जो ड्रिफ्ट है वो तो आपका ग्लेशियर डिपॉजिट है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जो कॉलोवियल और टैलस है वो ग्रेविटी है, और जो ड्रिफ्ट है वो ग्लेशियर डिपॉजिट्स है, ठीक है। फिर लेसिंग बार, लेसिंग बार में क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है कि जो लेसिंग बार होता है वो फ्लैट होता है या एंगल सेक्शन होता है। तो हमें ये याद रखना है, ये कुछ भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी ओनली लगा के देगा। तो आपको जब पता रहेगा कि ये दोनों ही फॉर्म में पॉसिबल है तभी आप इसे सही कर पाएंगे, ठीक है। और हमें एक और बात याद रखनी है कि जो लेसिंग कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें हम लोग टाई प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी, दोनों ही जगह पे हमें टाई प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, स्टेटमेंट वाले में। फिर हमें याद रखना है कि जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है स्प्लाइस का फॉर कंप्रेशन मेंबर, ये कितना होता है, ये 0 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो ही याद रहता है, वरना थोड़ी देर में छोड़ देंगे तो भूल जाते हैं। टाई प्लेट्स आर परमिटेड एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम, ठीक। तो आपका नेक्स्ट है, तो अलाउेबल शेयर स्ट्रेस। हाँ, अलाउेबल शेयर स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर मतलब ये अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन अ वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम, तो अलाउेबल शेयर स्ट्रेस H/T रेशियो के साथ बढ़ता है, और स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर बढ़ाने से भी बढ़ता ही है। जैसे स्टिफनर्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा देंगे तब भी शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, और H/T मतलब हाइट बाई थिकनेस का रेशियो बढ़ा देंगे तो हमारा जो है, मतलब सिलेंडर रेशियो बढ़ा देंगे तो भी, सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ा देंगे तब भी जो है अलाउेबल शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा ही। फिर कनेक्शंस में आता है आपका, तो कनेक्शंस बीम्स एंड कॉलम में देखिए किस तरीके से दिखते हैं, फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड, ठीक है। कनेक्शंस हैं ये, तो जो फ्लेक्सिबल होता है उसको हम लोग शेयर कनेक्शन भी कहते हैं, और रिजिड जो होता है उसको मोमेंट कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या, फ्लेक्सिबल क्या होता है, आपका रिलेटिव रोटेशन को परमिट कर देगा। रिजिड जो है जैसे कि नाम सिग्निफाई कर रहा है, ये परमिट नहीं करेगा। तो जो शेयर कनेक्शंस हैं वो किस किस में होते हैं, जिसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, फ्रेम्ड में, सीटेड, सीटेड कनेक्शन, स्टेफन और अनस्टेफन सब में, इन सब में आपके जो होते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्शन करते हैं। जैसे बीम और कॉलम के बीच, ये कनेक्शन हम बीम और कॉलम के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो परमिट कर देगा रिलेटिव रोटेशन। तो उसके कितने टाइप होते हैं, फ्रेम हो गया, सीटेड हो गया, इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजिड वाले में क्या है कि क्लिप एंगल है, स्प्लिट बीम है, एंड प्लेट कनेक्शंस हैं, कनेक्टर्स हैं, तो ये आप सब प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको पता रहेगा। तो वैसे जनरली इतना डिटेल में नहीं पूछता है, इसमें से पूछ लेगा कौन सा वाला रिजिड में आता है। तो एंड प्लेट कनेक्टर जो है रिजिड में आता है, मान लीजिए क्लिप एंगल पूछ लिया रिजिड में आता है, स्प्लिट वाला क्या हो गया, रिजिड में आता है। तो ऐसे इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। फिर डेप्थ ऑफ प्लेट गाइडर कितनी होती है, 1/8 टू 1/12 होती है, किसकी, ऑफ इट्स स्पैन, इट्स ओन स्पैन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है ए बिल्डिंग विद द, हाँ देखिए जो बिल्डिंग होती है जिसमें लीवर स्लोप होता है वो हमेशा क्या कहती है, नेगेटिव प्रेशर जो है
एक्सपीरियंस करती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। फिर रूफ स्लैब आता है, रूफ स्लोप सॉरी। तो रूफ स्लोप में क्या है कि जैसे मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए जो स्लोप है वो 10 डिग्री से छोटा है, मतलब कम है रूफ का स्लोप, और एक्सेस उसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइडेड है, तो हम लोग लाइव लोड कितना लेंगे, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द प्लान एरिया। और भाई अगर एक्सेस नहीं प्रोवाइडेड तो हम लोग कितना लेंगे, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इफ इन केस अगर जो रूफ का स्लोप का जो डिग्री है वो 10 डिग्री से बड़ा है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो ये आपका लिखा हुआ है, ये जो है पूरा L इक्वल टू 0.75 थीटा माइनस 10 इंटू 0.02, ठीक है, ये लाइव लोड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। तो और साथ में ये बताइए कि हर एवरी डिग्री इंक्रीज, मतलब 10 डिग्री के ऊपर एक भी डिग्री जो इंक्रीज करता है उसमें 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट होता है। बेसिकली ये तो मतलब मैंने नहीं देखा होता, पूछता है ये फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछता है। और ये जो ऊपर की आपकी जो दोनों वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पेसिंग ऑफ रूफटॉप्स हमें पता होता है 1/4 से 1/5 होती है, जनरली हमें याद ही रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर बोल दे कि अप टू 15 मीटर, हमें ये नहीं पता होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर पूछेगा अप टू 15 मीटर तो हम 1/4 यूज़ करेंगे, लेकिन अप और पर 15 to 30 मीटर तो 1/5 की स्पेसिंग जो ये आप लिखते हैं ना, 1/4 to 1/5 इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो रहती है आपकी, उस बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रूफ ट्रस। तो हमें जो टी क्या है यहाँ पे, टी है यहाँ पे ट्रस, पी क्या है आपका, पी है आपका पर लेंथ। तो टी बाई पी इक्वल टू 2 का रेशियो मेंटेन करके रखना है, किसके लिए, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस। और जनरली इक्वेशन क्या होती है जो आपको पता ही होगी, टी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाँ, टी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2p प्लस आर, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिकल ट्रस्ट के लिए। इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर आप कॉस्ट जो है कम करनी है, तो आप मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप जो है ट्रस्ट जो है आप कम करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रस्ट कम करेंगे तो जो आपकी स्पेसिंग है ना वो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो पर्लिन है, पर्लिन आपके बढ़ जाएंगे, पर्लिन आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, जो ट्रस्ट है वो आपके कम होंगे। तो मिनिमाइज द कॉस्ट हमें ये रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। और एक ये वाली इक्वेशन जिसमें टी इक्वल्स टू कितना होता है, 2p प्लस आर, ये डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन में, टी इज इक्वल टू 2p प्लस आर। फिर उसके बाद ये बोलते हैं चैनल सेक्शन पर्लिन्स। चैनल सेक्शन किस टाइप के, तो जो चैनल सेक्शन होता है वो पर्लिन्स के लिए यूज़ करते हैं, जो आई सेक्शन होते हैं वो गाइडर्स के लिए यूज़ करते हैं, गर्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखना। उसके बाद आपके स्ट्रेसेस कॉम्बिनेशन जो आते हैं आपके समर्स में, विंटर्स में, है ना। तो ये आपका जो है समर्स में, विंटर्स में यूज़ होता है। ये आपको स्ट्रेसेस के कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली, वैसे डायरेक्टली ही याद करना चाहिए, ठीक है। तो समर में ये आपका एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, डब्ल्यू क्या है, वार्पिंग स्ट्रेस, एफ क्या है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो समर में आपका जो रहता है ये माइनस में रहता है, ठीक है। और विंटर्स में जो आपका यहाँ पे ये प्लस में रहता है। और ये दोनों क्या है, ये आपके एज, ये आपके एजेस के हैं। और वही कॉर्नर में हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है वो कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वो क्या लिख रखा है, उसने कॉर्नर तो नहीं लिख दिया। अगर उसने कॉर्नर लिख दिया तो इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉर्नर में हम फ्रिक्शनल स्ट्रेस को कंसीडर ही नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एजेस पे तीनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट किसमें, रिजिड पेमेंट में। तो उसकी विड्थ कितनी होती है एक्सपेंशन जॉइंट की रिजिड पेमेंट में, ये आपकी होती है 2.5 सेंटीमीटर, या मान लीजिए 25 mm, ठीक है। और जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, स्पेसिंग वो जो जो विथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस। एंड स्पेसिंग 140 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, किस में, रिजिड पेमेंट में, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका आता है ट्रैफिक, डेली ट्रैफिक और टाइप ऑफ रोड,
ठीक है। डेली मतलब टाइप किस टाइप की रोड पे कितना ट्रैफिक होना चाहिए डेली बेसिस। जो विलेज रोड है उस पे आपका 200 टन पर डे। ठीक है। WBM वाटर बाउंड मैकेडम पे 500 टन पर डे। फिर आपका 1500 बिटुमिन मैकेडम जो है आपका बिटुमिन मैकेडम में 1500 टन पर डे। ठीक है। और जो आपका कंक्रीट पेवमेंट है उस पर 2000 टन पर डे। ठीक। इस तरीके से रहना चाहिए आपका। तो ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेप्स। देखो WBM में स्टेप्स होते हैं ना, जैसे स्टेप्स इन WBM रोड। क्या होता है कि ये आप लाइन से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए पूरी सीरीज नहीं देता है तो कुछ कुछ बीच में से गायब करके भी डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फाउंडेशन, पहले तो हम फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे, फिर हम उस पर लेटरल कन्फाइनमेंट डालेंगे, फिर उसके ऊपर कोर्स एग्रीगेट बिछाएंगे, फिर हम उस पर ड्राई रोलिंग करेंगे, फिर स्क्रीनिंग फिल मतलब स्क्रीनिंग भी एक तरीके के वाइट कलर का सैंड टाइप का होता है, उसको भी एक तरीके से फिलर का ही काम करता है, वो फिल कर देंगे। फिर हम लोग वेट रोलिंग करेंगे, फिर फिलर डालेंगे, फिर जिसको ड्राई और सेट होने देंगे। तो ये इस तरीके से आपका स्टेप्स रहते हैं कि इसमें WBM रोड की कंस्ट्रक्शन होती है। स्टेप आपको याद होने चाहिए। पहले फाउंडेशन, फिर लेटरल कन्फाइनमेंट, फिर कोर्स एग्रीगेट, फिर ड्राई रोलिंग, फिर स्क्रीनिंग, फिर वेट रोलिंग, फिर फिलर, फिर ड्राइंग एंड सेटिंग। इसी सीक्वेंस में ये आपको याद होने चाहिए किसी तरीके से, तो अच्छा रहेगा। वैसे जनरली ये पूछता है कि डी ड्राई रोलिंग, स्क्रीनिंग, वेट रोलिंग, फिलर, DSWF, मतलब ये चार तो पता ही होनी चाहिए, वो भी इस सीक्वेंस में। ठीक है। नेक्स्ट कास्टिग्लियानो थ्योरम। कास्टिग्लियानो थ्योरम बोलता है कि मतलब किससे बना हुआ है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क है कास्टिग्लियानो थ्योरम जो है। कास्टिग्लियानो की जो सेकंड थ्योरम है वो थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क से। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइज ऑफ वुडन स्लीपर। साइज ऑफ वुडन स्लीपर में बेसिकली इंपॉर्टेंट तो ये आप तीनों याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। पर वुडन स्लीपर में ये इसका साइज पूछता है 275 × 25 × 13, मतलब ये आपको याद ही होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको पता हो तो आप टिक कर पाओगे, नहीं तो आप चार ऑप्शन ढूंढते रहोगे इसमें से कौन सा वाला है कौन सा वाला है। तो पता होना चाहिए 275 × 25 × 13। वेलोसिटी हेड इक्वल टू होता है क्या, वेलोसिटी हेड होता है हाइड्रोलिक डेप्थ का हाफ। वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू कहते हैं 20 क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी जी क्या है कांस्टेंट, आपका डी क्या होता है हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। फिर ये डिफरेंस, ये सब आपके डायरेक्ट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको बस देखो और याद करके रखो, एकदम होता है ना रटने वाली, बिल्कुल वैसे ही। डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन में dx इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, जीवीएफ क्या है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। फिर ऐसे डायनेमिक इक्वेशन है जीवीएफ की, इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा। मान लीजिए आपको सारी वैल्यू दे देगा, एस नॉट की, एस एफ की, ठीक है, फाइनल स्लोप इनिशियल स्लोप, उसका एफ आर दे देगा, फ्रॉड नंबर, सबको रख दो, आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट निकाल के बताइए dy/dx है ना स्लोप। तो फिर आपको निकाल के जो है बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको इस फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं कि एस नॉट माइनस एस एफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में की स्क्वायर टी अपॉन में जी ए क्यू। फिर इसको अगर मान लीजिए मैनिंग और चेजी ने अपने अपने तरीके से लिख के बताया, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि जो आपका मैनिंग है, मैनिंग वाली इक्वेशन में ऊपर क्या है 10/3 है, मैनिंग वाले में आ जाएगा आपका 10/3। वहीं पे जो आपका चेजी का इक्वेशन है उसमें आपका जो रहेगा 3 और 3 ही रहेगा ऊपर, लेकिन जो आपका मैनिंग का इक्वेशन है उसमें ऊपर 10/3 है, नीचे 3 है, बाकी पूरा सेम 1 माइनस वाई एन बाई वाई और 10/3 अपॉन में 1 माइनस वाई सी बाई वाई पावर 3। ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि जो ड्रेन हम प्रोवाइड करते हैं पैरेलल टू द रोडवे इंटरसेप्ट डाइवर्ट करती है वाटर फ्रॉम द हिल्स, तो क्या कहते हैं, तो हम लोग कैच वाटर ड्रेन कहते हैं। जैसे आप किसी भी हिली एरिया पे जाएंगे तो आपने देखा ही होगा, जो पहाड़ के साइड साइड ऐसे ड्रेन्स बनी होती है ना, उनको कहते हैं कैच वाटर ड्रेन। फिर जो प्योरिटी ऑफ बिटुमेन है, जैसे बिटुमेन की प्योरिटी का चेक करना है ना, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। हम लोग कैसे चेक करते हैं कि जो जो प्योर मतलब प्योर बिटुमेन होता है, प्योर बिटुमेन वो सॉल्युबल होता है किस में, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। और ये होता है आपका क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है। फिर ये आपका एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। तो ये लास्ट पॉइंट है आपका, मिनिमम पैकिंग डिस्टेंस बैलास्ट के लिए कितनी होती है। बैलास्ट जो हम लोग पैक करते हैं उसके लिए जो मिनिमम पैकिंग डिस्टेंस होती है वो होती है 300 to 350 mm, और जॉइंट पे ये रिड्यूस होकर 250 mm हो जाती है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बताइएगा आपको ये कैसा लगा।
कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।